हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ना। व्यक्तित्व वर्गीकरण में दोस्तों हमने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ लिया है। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों अपन सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार इन्होंने किस प्रकार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, यह जानकारी पढ़ेंगे। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। ये जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। कई बार दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम के अंदर यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सिगमंड फ्राइड के इस सिद्धांत को क्लासिकी सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को ही क्लासिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का दोस्तों इन तीन भागों में वर्गीकरण किया है भाई। एक तो इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो। तो आप सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले इन्होंने दोस्तों इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर मन की तीन अवस्थाएं बताई है। पहले वो जान ले ताकि आपके इनके द्वारा दिया गया यह व्यक्तित्व वर्गीकरण ठीक तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने मन की तीन अवस्थाएं बताई है भाई सिगमंड फ्राइड ने। एक तो होती है चेतन मन की अवस्था, एक अचेतन मन की अवस्था और एक होती है दोस्तों अर्धचेतन मन की अवस्था। जो चेतन मन की अवस्था होती है वह संपूर्ण मन के 1/10 भाग में पाई जाती है भाई। यहां से सवाल पूछा जाता है कि चेतन मन की अवस्था या चेतन मन की हिस्सेदारी बताइए 1/10। ठीक है, और इसे दोस्तों जागृत अवस्था कहते हैं। यह वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ मन का भाग होता है। तो ध्यान रखना, मन की कौन सी अवस्था को जागृत अवस्था माना जाता है? चेतन अवस्था को, अचेतन मन की अवस्था को, अर्धचेतन मन की अवस्था को। किसको माना जाता है? चेतन मन की अवस्था को ही सिगमंड फ्राइड ने जागृत अवस्था कहा है या वास्तविक जीवन की अवस्था कहा है, और यह मन के 1/10 भाग में पाया जाता है। दूसरा देखें, अचेतन मन की अवस्था। जो अचेतन मन की अवस्था होती है यह दोस्तों संपूर्ण मन के 9/10 भाग पर पाई जाती है भाई। कहने का आशय यह है कि यह मन का सबसे बड़ा भाग है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है? अचेतन मन वाला है भाई। ध्यान रखना, यह व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मन का भाग भी है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मन का भाग कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अचेतन मन सबसे बड़ा भाग है, यही व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और अचेतन मन की कुल हिस्सेदारी के 9/10 भाग पर पाया जाता है। ऐसा बताया जाता है इसमें दोस्तों दंभित इच्छाएं पाई जाती हैं। दंभित इच्छाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कहने का मतलब जो बुरी बातें होती है ना वो दोस्तों इसके अंदर पाई जाती है, दंभित इच्छाएं। तो दंभित इच्छाओं से सवाल पूछ लिया जाता है कि मन की कौन सी अवस्था में दंभित इच्छाओं का भाग पाया जाता है? अचेतन मन में, जो कुल मन के 9/10 भाग पर पाया जाता है। यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है और यह भाग व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तीसरी अवस्था देखें मन की, इसे दोस्तों अर्धचेतन मन भी कहा जाता है भाई। और ये जो अर्धचेतन मन है इसे सुलभ स्मृति भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सुलभ स्मृति मन के कौन से भाग को कहा जाता है? चेतन मन को,
अर्धचेतन मन को या अचेतन मन को? तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्धचेतन मन को सिगमंड फ्राइड ने मन की सुलभ स्मृति बताई है। जो अर्धचेतन मन है यह दोस्तों 0% भाग पर पाया जाता है भाई। इसकी मन की हिस्सेदारी में कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, इसकी 0% वैल्यू रहती है। जैसे इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें जीवन के कटु अनुभव या कटु अनुभूतियां शामिल होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखना दोस्तों, जैसे किसी को अपन कोई चीज देखकर भूल जाते हैं तो उसका दोस्तों मेमोरी में कोई लेना देना नहीं होता, और ऐसी बातें दोस्तों हमेशा अर्धचेतन मन में पाई जाती है। बात क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या क्लासिक के सिद्धांत के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली है चेतन मन की अवस्था, यह 1/10 भाग है और इसे जागृत अवस्था या वास्तविक अवस्था कहते हैं। मन का दूसरी अवस्था है अचेतन मन, जो कुल मन के 9/10 भाग पर पाई जाती है। यह सबसे बड़ा भाग है और व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा यही प्रभावित करता है। इसमें दोस्तों दम्भित इच्छाएं शामिल होती हैं। मन की तीसरी अवस्था होती है अर्धचेतन मन की अवस्था, जिसे सुलभ स्मृति भी कहा जाता है और मन की हिस्सेदारी में इसकी रेट 0% बताई गई है। अर्धचेतन मन में जीवन के कटु अनुभव तथा कटु अनुभूतियां शामिल होती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल रिमार्क की बात बताता हूँ। नार्सिज्म से सवाल पूछ लिया जाता है कि नार्सिज्म की अवधारणा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड। दूसरी बात, ये नार्सिज्म होता क्या है? यह दोस्तों स्वमोह है, अपने आप से प्रेम करना। जैसे दोस्तों किशोर किशोरियों के द्वारा शीशे के सामने कई देर तक खड़े रहना और अपने आप को निहारना, इसे कहते हैं नार्सिज्म या स्वमोह या अपने आप से प्रेम करना। बात क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए। नार्सिज्म की अवधारणा सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई और नार्सिज्म का अर्थ होता है दोस्तों स्वमोह, अपने आप से प्रेम करना। अब देखिए दोस्तों सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में बांटकर किया है। एक तो है दोस्तों इड, जिसे अपन इदम भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों ईगो, जिसे अपन दोस्तों ईगो को अपन अहम भी कहते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों सुपर ईगो, जिसे अपन परम अहम कहते हैं। आप या तो इसके अंग्रेजी नाम याद रख लीजिए या हिंदी नाम याद रख लीजिए, और हो सके तो दोस्तों दोनों ही याद रख लीजिए। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का 3 प्रकारों में वर्गीकरण किया है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इन्हें इदम, अहम और परम अहम के नाम से भी जाना जाता है। जो इड प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है या ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व है इड या इदम प्रवृत्ति का है, वह दोस्तों दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, कामुक व्यक्ति होता है और सुख सुविधाओं से युक्त व्यक्ति होता है, यानी सुखवादी, सुख का भोग करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए इसे दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। जैसे खाओ पियो और मौज करो, इस प्रकार की प्रकृति का जो आदमी होता है ना दोस्तों, इसे इड व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा है। किन्होंने? सिगमंड फ्राइड ने, या इसे इदम प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कह सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह अचेतन मन का स्वामी होता है। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, इसीलिए तो मैंने दोस्तों आपको पहले मन की अवस्थाएं पढ़ाई है कि कौन सा चेतन मन है, कौन सा अचेतन मन है और कौन सा अर्धचेतन मन है। तो अचेतन मन में 9/10 भाग आता है, सबसे बड़ा भाग है, सबसे ज्यादा यही प्रभावित करता है और इसमें जीवन की दम्भित इच्छाएं भरी होती है। इसीलिए इड व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अचेतन मन का स्वामी बताया गया है। दूसरा प्रकार देखिए ईगो, इसे अहम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है यह व्यक्ति दोस्तों वास्तविक जीवन से रिलेटेड होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों जो एक फौजी आदमी होता है, सैनिक या एक जो सिपाही व्यक्ति होता है, वह मुख्य रूप से दोस्तों ईगो प्रवृत्ति का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, या इसे दोस्तों अपन अहम प्रवृत्ति का व्यक्ति भी बोल सकते हैं। इसका जो लेना देना होता है दोस्तों वास्तविक जीवन से लेना देना होता है। ये जो भी बात कहता है दोस्तों मुंह पे कह देता है, यानी इसमें थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी पाई जाती है और थोड़ी बहुत बुराइयां भी पाई जाती है। बात क्लियर है? ठीक है। और जो ईगो प्रवृत्ति का या ईगो व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है, वह दोस्तों चेतन मन का स्वामी बताया गया है। यहां से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना। अचेतन मन का स्वामी तो होता है ईड वाला और चेतन मन का स्वामी होता है ईगो वाला। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सुपर ईगो दोस्तों, यह व्यक्तित्व का सबसे बेस्ट प्रकार है।
सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए इन तीनों प्रकारों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो व्यक्तित्व है वह है दोस्तों यही है सुपर ईगो। ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों देव तुल्य है, देवता के समान इसमें गुण पाए जाते हैं और यह दोस्तों आदर्शवादी होता है, सिद्धांतवादी होता है और एक विचारशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये जो व्यक्ति है दोस्तों ये सुपर ईगो या परम अहम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। तो एक बार सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए तीनों प्रकार के व्यक्तित्वों को दोबारा समझ लीजिए। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो इड जिसे अपन इदम कहते हैं, यह अचेतन मन का स्वामी होता है, दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, सुखवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, खाओ पियो मौज करो। ये जो विचारधारा है वो दोस्तों इड वाले व्यक्तित्व पे लागू होती है। दूसरी होती है दोस्तों ईगो जिसे अहम प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहते हैं। यह ज्यादातर दोस्तों वास्तविक जीवन से लेना देना रखता है और उदाहरण के लिए दोस्तों एक सिपाही जो होता है वह ईगो प्रवृत्ति का या ईगो व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। ईगो वाला व्यक्ति हमेशा चेतन मन का स्वामी होता है। जो सुपर ईगो वाला व्यक्ति है वह दोस्तों परम अहम वाला व्यक्तित्व वाला भी कहा जाता है और यह देवतुल्य होता है, आदर्शवादी होता है। जैसे उदाहरण के लिए एपीजे अब्दुल कलाम। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मेरा ये YouTube चैनल आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।